1 किलो चावल 500 रुपये, 1 किलो चीनी 350 रुपये, 1 लीटर दूध 2000 रुपये। फूड सिक्योरिटी क्राइसिस का खतरा। फ्यूल बचाने के लिए सरकार 13 से 15 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कट कर रही है, जिसके अगेंस्ट लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। उन्हें रोकने के लिए सरकार कर्फ्यू लगा रही है, इमरजेंसी घोषित हो चुकी है, फिर भी श्रीलंका में वायलेंस दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे। जनता प्रेसिडेंशियल हाउस का घेराव कर रही है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को डैमेज कर रही है। उनका कहना है कि सप्लाई चेन ही टूट गई। जिनके पास पैसे हैं वो कुछ सामान नहीं खरीद सकते क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार में 70% तक की गिरावट है। इस समय श्रीलंका में $2.31 बिलियन यानी कि 17,500 करोड़ की विदेशी मुद्रा बची है, जबकि कच्चे तेल और दूसरे सामान को इंपोर्ट करने का खर्च 91,000 करोड़ प्रति वर्ष है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस ना सिर्फ भारत बल्कि भारतवासियों के लिए एक बड़ी सीख है। कैसे एक कमज़ोर और गलत नीतियों वाली सरकार के कारण एक देश पर कई देश हावी हो जाते हैं, और कैसे जनता की एक चूक से ऐसे मंत्री सलाहकार सरकार तक पहुंच पाते हैं। श्रीलंका में एक के बाद एक गलत पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से ये कंडीशन है। साथ ही साथ श्रीलंका की सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लिए और कर्जा कैसे चुकाया जाए इसके बारे में प्लानिंग ही नहीं की। श्रीलंकन सरकार को अपनी टूरिस्ट इंडस्ट्री पर पूरा भरोसा था, क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर बेस है, लेकिन दुर्घटनावश टूरिज्म बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। पहले ईस्टर बॉम्बिंग की वजह से और फिर रही कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी। ईस्टर बॉम्बिंग में श्रीलंका का टूरिज्म 21% तक घटा। 21 अप्रैल 2019 में श्रीलंका के बहुत से चर्च और लग्जरी होटल्स पर सुसाइडल सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें 217 लोग मारे गए। इन लोगों में फॉरेनर्स भी शामिल थे। फिर कोरोना ने श्रीलंका पर 2 बुरे असर डाले। पहला, टूरिज्म इंडस्ट्री ठप हो गई, और दूसरा, लॉकडाउन की वजह से करेंसी फ्लो घट गया। ऐसे समय में श्रीलंका की सरकार को इनकम के दूसरे रिसोर्सेज ढूंढने चाहिए थे, पर उन्होंने दिसंबर 2019 में वैट की दर 15% से 8% तक घटा दी, जिससे सरकार की इनकम और कम हो गई। और इसी साल जनवरी 2022 में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसकी वजह से श्रीलंका सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब फार्मिंग में कोई भी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स यूज़ करना मना है। ज़ीरो बजट एग्रीकल्चर का मॉडल तैयार किया गया, जिसका मतलब है कि इंडस्ट्री में तैयार होने वाली कोई भी चीज़ एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं होगी, जिससे फसलें खराब होने लगी, क्योंकि ज़मीन की न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे तो अच्छी क्वालिटी की फसलें कैसे तैयार होगी। इससे श्रीलंका में फूड सिक्योरिटी क्राइसिस की हालत बन गई। जमाखोरी शुरू होने लगी। आम आदमी तक अनाज और ज़रूरी सामान नहीं पहुंच पाया, और जनता सड़कों पर उतर गई। चोरी, दंगे, लूट जैसी कंडीशन हो गई। सारे लोग भूख के लिए सरकार को कोस रहे हैं। श्रीलंका की सरकार को कोई भी फैसले लेने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में काऊ डंग, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज़ होता है, जिसके बदौलत पूरे देश में फार्मिंग नहीं हो सकती, जिससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा होती है, मतलब रेट बढ़ने लगते हैं और आम आदमी इतना महंगा सामान खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। आज तक के इतिहास में जब जब किसी कंट्री में फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हुआ, तब तब उस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर्स बिगड़े। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रशिया का टूटना है। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जिसके पास बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन श्रीलंका में आज जो कंडीशन है
वो एक मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑन ऑल फ्रंट्स का ही रिजल्ट है, जिसमें ब्रेनलेस डिसीजंस, इलॉजिकल जस्टिफिकेशंस, ये सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो ये एक मैन मेड क्राइसिस है। किसी भी कंट्री के अच्छे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है, और क्राइसिस के टाइम पर गुड गवर्नेंस ही देश को बचा सकती है। इससे भारत को भी सबक लेना चाहिए। कोरोना के दौरान भारत में बहुत से लोग टैक्स कम करने की मांग कर रहे थे, और जिन लोगों ने कोरोना में जॉब खोई है उन्हें मुफ्त पैसे बांटने की बात कर रहे थे, जो भारत सरकार ने नहीं माना। श्रीलंका की सरकार ने ऐसे ही एडवाइज़र्स की बात मानकर वैट % बढ़ाने की जगह घटा दिया। इससे सरप्लस कैश नो सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट होती है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आम आदमी बर्बाद हो जाता है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर की मुहिम चलाई और बहुत जल्दी ही बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ने प्रोडक्शन बढ़ाने, सप्लाई पूरी करने की कोशिश की, जो श्रीलंका नहीं कर पाया। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बनने शुरू हुए जिससे उनका इंपोर्ट बंद हो गया और एक्सपोर्ट बढ़ गया। श्रीलंकन गवर्नमेंट पूरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंट थी और चाइना से रिश्ते सुधारने में लगी थी ताकि उनकी इकोनॉमी कंडीशन ठीक हो पाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चाइना चाहकर भी श्रीलंका की फूड सप्लाई को फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि इतने दूर होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी कंट्री ऐसी कंडीशन में उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है, लेकिन असेंशियल आइटम्स की सप्लाई नहीं दे सकती, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा आता है। इस पर चाइना ने स्मार्टली श्रीलंका में $12 मिलियन के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जो विंड और सोलर एनर्जी पर बेस्ड थे। ये तमिलनाडु के पास की लोकेशन थी और भारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी के पर्पस से इस पर ऑब्जेक्शन किया तो श्रीलंका ने भारत से दूरी बना ली। आज श्रीलंका पर उनकी इकोनॉमी का 100 गुना ज़्यादा लोन है। श्रीलंका की $80 बिलियन इकोनॉमी आज भारत में बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के बराबर है। रिसेंटली कुछ समय पहले भारत ने डिप्लोमेटिक वे में चाइना को इन प्रोजेक्ट से आउट कर इन प्रोजेक्ट को कम इंटरेस्ट रेट पर खरीद लिया। ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। चाइना जैसे देश से डिप्लोमेटिकली जीतना बहुत से बड़े डेवलप्ड देशों के लिए भी मुश्किल है। इस एक स्टेप से श्रीलंका की ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी और इकॉनमी भी ग्रो करेगी। इसके साथ ही साथ भारत श्रीलंका में असेंशियल आइटम की सप्लाई भी दे रहा है, जैसे फूड, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। तो ये थी श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस की पूरी फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट। अगर आप पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पर पूरी फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग।